स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CS हिरेन गेड़िया। मैं आपकी टीचर पल्लवी बैनर्जी। एक नया वीडियो, जैसे हमारा अप्रिशिएशन चल रहा है तो अप्रिशिएशन 2.3 हो गया है। 2.3 हम करेंगे। 2.1 2.2 ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपको अप्रिशिएशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पोम को अगर अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ बैक जाकर अपने वीडियोस को वापस से व्यू कीजिए इस चैनल में और देखिए हर स्टैंजा को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग्स भी आपको दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है ताकि आप उसको अच्छे से समझें। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेपर आपको एंड ऑफ द डे इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में सोचे, इंग्लिश में समझे, इंग्लिश में लिखे और प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमांड ओवर द लैंग्वेज रिटन एंड ओरल वर्बल अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं 2.3 द इंच केप रॉक। याद होगा अगर आपको कि वो सी का जो था बेल वाला जो पार्ट था, जो आपके जो ये रॉबर्ट सौदे ने बहुत अच्छे से जो लिखा है 17 लाइन्स का पोम, उसमें जो स्टोरी थी वो बहुत ही अच्छा एक इंस्पिरेशनल, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल थॉट पोम था। तो हम देखते हैं कि ये इसको अप्रिशिएट कैसे किया जाता है, अप्रिशिएशन को कैसे लिखा जाता है ताकि आपको मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से आपको 4 मार्क्स में एटलीस्ट आप 3.5 तो ले ही लें। Appreciation of poems, The Inchcape Rock, Robert Southey, 12th August 1774 born and 21st March 1843 इनका देहांत हो गया। लिखोगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा कि लिटरेचर में जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, बट रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ भी आप लिख नहीं सकते हो, राइट। The Inchcape Rock by Robert Southey is a ballad of 17 stanza called the quatrains as they are made of 4 lines each. क्वार्टरेंस 4 लाइन्स की ईच है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। द पोएम द इंचकेप रॉक। द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम इज दैट हु डू बैड थिंग्स मीट विद अ बैड एंड एट द हैंड्स ऑफ फेथ। यानी आपको याद होगा जो लाइन मैंने बताई थी आपको, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो जो आप ऐसा कुछ काम करें जो लोगों के लिए अच्छा हो, ऐसा कुछ काम ना करें जो लोगों के लिए बुरा हो, क्योंकि बुरा हमेशा वापस आता ही है। द वर्ल्ड इज़ राउंड सो इट कम्स बैक टू यू। तो ये पोम आपको यही दिया है सीख कि कभी भी कुछ भी अच्छा करे लोगों के लिए, बुरा ना करे, ना बुरा ना सोचे। The idea of what goes around comes around is at the core of the poem. Core of the poem मतलब center of the poem, the heart, the core of the heart बोलते हैं, center. The ballad is composed in a narrative style and the rhyming couplets follow the rhyme scheme AABB. तो मैंने आपको हमें दे ही दिया है ऑलरेडी उसमें सारे। ये तो अप्रिशिएशन है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करके लिखना है वही दिखाया है। The poem contains A lot of old English words. Old English words को बहुत ज़्यादा दिया गया है यहाँ पे। नॉर्मल इंग्लिश पोएटिक लैंग्वेज को यूज़ किया है, पर ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज भी है इसमें। फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज एलिट्रेशन, एंटिथेसिस, एपोस्ट्रॉफी, कॉन्सोनेंस, एक्सक्लेमेशन, इन्वर्जन, मेटाफर, जो मेटाफर है आपका वो यूज़ हुआ है, एनोमेटोपिया यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, रेपिटेशन, सिमिली। तो सिमिली के बाद सिनेक्डिकी, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा रॉन्ग हो जाती है, लोग हमेशा रॉन्ग ही बोलते हैं इसको, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिनेक्डिकी, ओके। एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट, द हाईलाइट ऑफ द पोम। अच्छा, अब क्या है कि हम जो पोम है उसका हाईलाइट क्या है। हाईलाइट मतलब सबसे ज़्यादा किस में पोम का महत्वपूर्ण कौन सा चीज़ है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपका क्लीन कर देती हूँ, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है और द हाईलाइट ऑफ द पोम इज़ विविड इमेजरी ऑफ द ब्राइट शाइनिंग सन, ओके, एट द बिगिनिंग टू द दैट ऑफ द हेजी स्काई, एट द एंड दैट फॉर द स्टेडी शिप एंड लाइट वेव्स। तो जो शाइनिंग ब्राइट स्काई होता है, फिर डेजी स्काई होता है, उसके बाद जो लाइट आती है वो स्टेडी शिप होती है, शिप एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है, ग्रीन ओशंस, बर्ड्स व्हीलिंग यानी बर्ड्स ऊपर एक
थवा जिसको बोलते हैं या झुंड जिसको बोलते हैं, वो घूमते हैं, आपने शाम के टाइम देखा होगा, उसका जो व्हीलिंग है वो, अराउंड, सिंकिंग शिप एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स को यूज़ किए हैं पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट ने, दैट एम्प्लॉयज टू कन्वे द मैसेज ऑफ पोएटिक जस्टिस. इट्स स्मार्ट यूजेज मेक्स द रीडर्स फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ द सीन. कभी कभी ऐसा होता है ना, पोएट और जो प्रोज जो ऑथर्स होते हैं वो इस तरह कुछ वर्ड्स और कुछ लाइंस लिखते हैं, हमें ऐसा लगता है हम उसके पार्ट ऑफ द कैरेक्टर है, या हम कोई कैरेक्टर ही हो जाते हैं, तो पार्ट ऑफ द स्टोरी है, हम एक कैरेक्टर अपने आप को एक कैरेक्टर समझने लगते हैं. बीइंग डिस्क्राइब्ड द यूज ऑफ सिंबॉलिज्म ऑल्सो एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पोम, where the abbot is presented as the symbol of all that is good, while Sir Ralph symbolizes the evil. जो सर रैल्फ होते हैं वो यहाँ पे जो एंटी हीरो है, हमारे एंटी जो है विलन जो है यहाँ पे, वो क्या है, वो जो विलन का काम बहुत अच्छा दिखाया है यहाँ पे, वो ईविल है, ईविल सिंबलाइज करता है. और जो अबॉट है जिन्होंने जो बेल लगाया था इंचकेप का, तो वो हीरो जैसे दिखाया गया है, मतलब ही डज गुड फॉर पीपल, ही इज़ अ गुड पर्सन हु थिंक्स गुड अबाउट पीपल. और symbolic of the trap that Sir Ralph had. Okay, Sir Ralph, the Inchcape Rock जो है वो symbolic है of the trap. कैसे Inchcape Rock का बेल जब उन्होंने काट दिया वो गिर गए और उनको रैल्फ को लगा कि ओके ठीक है, अब तो कोई भी उनको अबॉट को ब्लेस नहीं करेंगे. बट जब आपने देखा कि जब वो प्रॉब्लम में आए तो क्या हुआ, उनको वो बेल की ज़रूरत थी, राइट. तो जो आप खराब काम करोगे या बैड इंटेंशन रखोगे तो घूम के आपके पास व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. नाउ लेट डाउन फॉर अदर्स, जो ट्रैप अपने दूसरों के लिए रखा था वो ही हिमसेल्फ फेल इनटू इट, तो वो खुद ही उसमें ट्रैप में गिर गया. दो द पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड इन द 18th century. पोएम कब कंपोज हुआ था? 18th century में. द पोएम इज डिडैक्टिक इन नेचर, मीनिंग दैट इट कन्वेज द मॉरल थ्रू द स्टोरी डिपिक्टेड इन इट. भले ही उन्होंने 18th century में लिखा था, लेकिन वो ऐसा मॉरल है जो लाइफ लॉन्ग या जनरेशन और जनरेशन चलता रहेगा, क्योंकि जो काम अच्छा करोगे तो ये तो अच्छा मिलेगा. तो ये कब होता है कि ये तो सिर्फ 18th century में नहीं होगा ना, ये 19, 20, 21, 21st century में भी होगा कि अगर आप किसी से अच्छा करते हो, किसी के लिए अच्छा करते हो, तो वो आपके लिए भी वहीं से अच्छा आता है. सो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हर जनरेशन या हर सेंचुरी में रहेगा ही, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा. द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज एज यू सो सो शैल यू रीप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे करोगे वैसे भरोगे. This message is useful to everyone. We are responsible for our destruction, and the qualities like jealousy, hatred invite destruction. आप किसी के ऊपर जेलसी रखोगे या हेट्रेसी रखोगे, वो आपको नेगेटिव ही लगेगा, आप खुद भी नेगेटिव ही फील करोगे. जब आप किसी के प्रति अच्छा बोलोगे, कोई अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसे और प्रेस करो, उसको और आप मोटिवेट करो. ऐसा नहीं कि जिसको जाके बोले ओ अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया है, ज़रूर इसने कुछ किया होगा या फिर रॉन्ग वे में गया होगा, इस तरह की बातें हम करने लगते हैं. पर वो ना करके अगर आप अच्छा बोलोगे तो अल्टीमेटली समवेयर डाउन द लाइन द अर्थ इज़ राउंड, दुनिया गोल है, तो जो आप करोगे वो वापस आएगा. ये पोम का आपका मेन थीम सेंट्रल आइडिया है. अब हम करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच. जैसे मैंने दो पहले भी किया हुआ फिगर्स ऑफ स्पीच, ये 2.3 का है. हर लाइन का फिगर्स ऑफ स्पीच जितने ज़्यादा मुझे मिले हैं उतने ज़्यादा मैंने आपको दी है. इन केस आपको लगता है कि और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें. लेट्स सी द फिगर्स ऑफ स्पीच. द फर्स्ट स्टैंजा इस 17 लाइन का स्टैंजा है, तो 17 फिगर्स ऑफ स्पीच उससे ज़्यादा भी होगा, राइट. नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी. अब यहाँ पे देखिए नो स्टर, नो स्टर, तो एलिट्रेशन और रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि क्लोज रेपिटेशन ऑफ द साउंड एस, एस का साउंड आ रहा है, स्टर स्टर सी, राइट. स के साउंड रेपिटेशन, क्योंकि नो स्टर नो स्टर, ठीक है. नाउ द शिप वॉज स्टिल as she could be.
the ship was still as she could be. Alliteration, personification, simile. यहाँ पे 3 है. अब कैसे? Alliteration क्योंकि the symbol s वापस से she, still, ship. और personification क्यों? क्योंकि with the use of the feminine pronoun she. तो she को क्या दिया है यहाँ पे? she क्या है? ship है, right? The ship was still as she could be. तो ship personification मतलब ship तो living being नहीं है, फिर भी हमने उसको she pronoun यूज किया है, इसलिए वो personification है. Simile क्यों है? The slight movements made by the ship are compared to complete stillness with the use of the word as she could be, still as she could be. इसी वजह से ये simile भी है. तो आपका personification भी है, simile भी है. क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. समटाइम्स होता है कि आपको पता तो होता है कि ये पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर, इन्वर्जन है, बट वो क्यों है वो बताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम. हर सेल्स फ्रॉम द हेवन. हर सेल्स फ्रॉम द हेवन रिसीव नो मोशन. ये इन्वर्जन है क्योंकि पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अगर आप प्रोज लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या होगा? हर सेल्स रिसीव नो इमोशन फ्रॉम हेवन. सो ये इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था एक्चुअल? हर सेल्स रिसीव्ड नो मोशन फ्रॉम हेवन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. पर्सोनिफिकेशन है, वो पर्सोनिफिकेशन भी है. क्यों? क्योंकि द शिप हैज बिन पर्सोनिफाइड विद द यूज ऑफ फेमिनाइन प्रोनाउन. यानी शिप को क्या कहा गया यहाँ पे? हर फीमेल बताया गया, क्योंकि शिप तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप हर कैसे लगा सकते हो? क्योंकि हम पोएटिक में लगा रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सोनिफिकेशन हमने फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया है वहाँ पे. हरकील वॉज स्टडी इन द ओशन. ये अगेन पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि हम शिप को हर यूज कर रहे हैं. शिप इज पर्सोनिफाइड, हर, शिप को, राइट. फिफ्थ इज विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉप. एलिट्रेशन क्योंकि रेपिटेशन ऑफ एस साउंड है. क्या है? साइन, साउंड, शॉप. बाकी इसमें कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल. अब देखिए, एंथिसिस इसलिए क्योंकि ऑपोजिट जो वर्ड्स है यूज हुआ है एक ही लाइन में, रोज एंड फेल. ये ऑपोजिट है ना, रोज यानी रोज करना एंड फेल गिरना. देन रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि लिटिल दे हैव, लिटिल दे ये जो यूज हुआ है, दे वर्ड रिपीट. ओके, ये रिपीट हुआ है. एंटी क्लाइमेक्स क्यों है? कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, रोज एंड फेल. देन पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि वेव्स आर पर्सोनिफाइड. कौन? सो दे रोज एंड सो दे. तो वेव्स को हमने दे यूज किया है. यहाँ पे दे क्या है? वेव्स है, राइट. दे तो इंसान को बोल सकते हैं ना, वेव्स इसको कैसे बोलेंगे हम? जो लिविंग बींग्स उसको बोलेंगे ना, वेव्स को कैसे बोल सकते हैं? तो ये पर्सोनिफिकेशन है. देन द सेवंथ लाइन. ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग. इन्वर्जन है क्योंकि इनको लिखना पोएटिक वे में लिखा है, तो प्रोज में कैसे लिखेंगे हम? प्रोज में हम लिखेंगे इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म. ठीक है. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि द इंचकेप बेल हैज बिन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड स्विंगिंग. तो फ्लोटिंग एंड स्विंगिंग जो होगा वो नॉर्मली क्या होगा? इंसान होते, कोई चीज़ होता है, पर ये बेल को दिया है, इंचकेप बेल को दिया है ये, इसी वजह से वो पर्सोनिफाइड हुआ है. The next one is, let's see what is the next. Eighth one. And over the waves it warning rung. Alliteration है क्योंकि W यूज हुआ है, waves, warning. Inversion है क्योंकि उनको लिखने का जो प्रोस का जो ये होगा एक्चुअली वो क्या होगा? And it's warning rung over the waves. और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हम पोएट ने क्या लिखा है? And the waves it's warning over the waves it's warning rung. तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोज में कैसा होगा सिंपल इंग्लिश में? and it's warning rung over the waves. and personification क्यों? again waves are being personified. Let's now when the rock was hit by the surge swell.
पर्सोनिफिकेशन क्यों? क्योंकि रॉक इज पर्सोनिफाइड व्हेन द रॉक को यहाँ पे ये बताया है सर्च बाय द हेड, द रॉक वाज हेड, रॉक कैसे हेड होगा, राइट? Alliteration, the close repetition of the sound W and S. तो was, swear, swear and S, sir, surge. W, when and was. Next line, and then they knew the perilous rock. Perilous का यहाँ danger मैंने already दे दिया आपको, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. Alliteration, the close repetition of the sound of th. That is they, then, the. Okay, बाकी इसमें कुछ है नहीं. The sun. The sun is in the heaven was shining gay. यहाँ पे भी gay का मतलब happy. Okay, happily. Happily. Inversion है क्योंकि यहाँ पे लिखने का तरीका अलग होना चाहिए था. The sun was shining gay in heaven. तो shining gay के बदले gay shining in heaven. The sun was shining gay in heaven. This is a poetic way of writing and this is actual prose. Transferred epithet क्यों है? The epithet gay has been transferred from people to the sun. मतलब लोग खुश होते, लेकिन इसके बदले यहाँ पे दिया है sun खुश हो रहा है. The sun is not happy. It is the peoples who are happy because of the sunlight. ठीक है? Now let's see the next one. All things were joyful on that day. Now personification, things refer to living as well as non-living things. The animate quality of being joyful has been given to inanimate object. All things का मतलब यहाँ पे sun की बात की गई है जो बहुत happy थे, तो इसलिए ये personification हो गया. All things का यहाँ दोनों मतलब हो गया, living things and non-living things दोनों का, इसलिए इस is personification. The seabirds screamed and wheeled around. तो seabirds क्या कर रहे थे? Screaming and wheels around. यहाँ पे alliteration दिया है क्योंकि स का sound sea screamed हुआ and consonants जो है वो repeat हो रहा है. The birds screamed, wheeled, round. ये जो ड का sound है ये आ रहा है, इसी वजह से ये कॉन्सोनेंस है. कॉन्सोनेंस का मतलब ये साउंड जो स्वर व्यंजन होता है आपका. देन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन. तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन. अभी इसे ये तो पोएटिक लाइन है, तो एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल इजी प्रोज में लिखते तो क्या लिखते? अ डार्कर स्पेक ऑन द ग्रीन ओशन. नेक्स्ट इज it made him whistle, it made him sing. So एनोमेटोपिया इसलिए बोला है क्योंकि विसल जो है विस्लिंग साउंड, जैसे बेल्स का गर्गलिंग, दैट इज एनोमेटोपिया. बेल रिंगिंग दैट इज एनोमेटोपिया. सो रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि इट मेड हिम, तो इट मेड हिम दो बार रिपीट हुआ है, इसी वजह से पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट ने रिपीट किया है, तो ये रेपिटेशन भी हो गया. His heart was mirthful to excess. Alliteration, the close repetition of the sound H. H क्यों? क्योंकि heard, okay, mirth, his heart, जो heart का जो ह का sound आ रहा है इसलिए alliteration. Now what is? So the next one is synecdoche. Part for whole. Part for whole, it is Sir Ralph who was mirthful to excess, not just his heart. मतलब सिर्फ उसका दिल नहीं, वो पूरा संपूर्ण इसमें था, इसी वजह से इसको सिनेक्डिकी बोला जाता है. ओके, द 17th वन इज कोथ दी, कोथ ही, इसका मतलब होता है ही सेड. ओके, कोथ का मतलब ही सेड. माई मैन पुट आउट द बोट. अभी ये एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि म का साउंड ज्यादा आ रहा है यहाँ पे. मैं, मैन, ओके. कॉन्सोनेंस क्योंकि ट का साउंड लाइक पुट आउट बोट, तो पुट आउट बोट, इसलिए वो कॉन्सोनेंस. इन्वर्जन क्योंकि इसका जो लाइन है वो पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया. अगर प्रोज होता तो कैसे करते हैं? तो हम लिखते ही कोथ मीन्स ही सेड माई मैन पुट आउट द बोट. द नेक्स्ट इज एंड to the Inchcape Rock they go. Okay, now this is what is inversion. Why? Because and they go to the Inchcape Rock होना चाहिए, right?
आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया है इन्वर्जन क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. सर रैल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट. अब ये है एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड ब है वो यूज हो रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं. बेंट एंड बोट. नेक्स्ट लाइन इज डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड. यू नो दिस गर्गलिंग, अभी मैंने आपको बताया था गर्गलिंग. अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ये है, तो ये संक है. गर्गलिंग साउंड, अभी मैंने बताया आपको रिंगिंग, गर्गलिंग, जो बेल्चिंग, जो भी साउंड आती है, विस्लिंग जो साउंड आती है, उसको हम एनोमेटोपिया जो फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं. सो गर्गलिंग यहाँ पे है, तो हमारा एनोमेटोपिया है. द गर्गलिंग डिनोट्स द साउंड ऑफ द बेल, राइट. अब इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि जो लिखा गया है जो पोएटिक इफेक्ट के लिए, तो एक्चुअल प्रोज में क्या होगा? द बेल sang डाउन विथ अ गर्गलिंग साउंड. ओके, नेक्स्ट इज आपका ओके 21st वाला जो है लाइन, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि जो बबल्स है यहाँ पे ब का साउंड आ रहा है, बबल्स बर्स्ट. बाकी यहाँ पे कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं दिखाई दे रहा है. मे बी लेट्स सी इफ आई हैव गिवन यू समथिंग. ओके, 22 quotes again. I said this is said Sir Ralph. ये इन्वर्जन है क्योंकि सर रैल्फ सेड होना चाहिए, बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है. He scored the seas for many a day. He scored the sea for many a day. इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रेपिटेशन है कि साउंड ऑफ एस आ रहा है, एस सीज. ओके, बाकी इसमें कोई फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है. नाउ यहाँ पर आप देखिए, he steers his course for Scotland's shore. स्कॉटलैंड शोर, तो एलिट्रेशन है क्योंकि साउंड ऑफ एस आ रहा है. स्टर्स, स्कॉटलैंड का स एंड शोर का स, सो एस का साउंड आ रहा है. कॉन्सोनेंस इसलिए क्योंकि ज बोलो हम लोग को. स्कॉटलैंड शोर, हीज, हिज, जो ज का प्रोनाउंसिएशन है बीन रिपीटेड इन द लाइन. द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट ज. ओके, क्योंकि हम जो कोर्स, ओके, शोर्स, स्कॉटलैंड कोर्स, स्टीज, ज हिज, ज यूज कर रहे हैं. ओके, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दीज आर सर्टन थिंग्स विच इज कैन बी यूज्ड इन फिगर्स ऑफ स्पीच ऑन द लाइन. पर्टिकुलर लाइन में इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं. ये सिर्फ 12th ग्रेड के लिए नहीं होता, ये आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं. नेक्स्ट इज, लेट्स सी, सो थिक ए हेज ओवरस्प्रेड्स द स्काई. ये इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि अगर हमें पोएटिक इफेक्ट को निकाल के हमें नॉर्मल लाइन बोलना है, नॉर्मल लाइन में, तो अ हेज सो थिक ओवरस्प्रेड्स द स्काई. ये ओवर है, मैंने पोएट्री के टाइम पे भी आपको समझा दिया था, फिर भी आपको याद नहीं हो तो प्लीज़ पोएट्री को वापस से देखिए, स्टैंजर्स को वापस उसके मीनिंग्स को समझें. इवन हिंदी में भी बहुत सारे आपके कठिन वर्ड्स है जो मैंने कोशिश की है आपको हिंदी में देने के लिए, लेकिन फिर से कहूँगी, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में लिखे और प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट लाइन है, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई. सो ये एलिट्रेशन है क्योंकि आपका स का साउंड आ रहा है यहाँ पे, एस स, बाकी इसमें कुछ है नहीं. एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे. इन्वर्जन, इट हैथ डाइड अवे एट इवनिंग. तो हम अगर नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे प्रोज में, और जब पोम में लिख रहा है तो उसको थोड़ा सा पोएटिक इफेक्ट देखते हैं, इसलिए इसको इन्वर्जन बोला जाएगा. नाउ कम दिस, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड. इन्वर्जन क्योंकि वापस से वो पोएटिक इफेक्ट के लिए ये लाइन दिया गया है, तो अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक. नेक्स्ट इज, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड. इन्वर्जन अगेन, it is dark, so dark that they see no land. So simple inversion, very easy था. Next, quote Sir Ralph, it will be lighter soon. तो यहाँ पे quote का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से लिख देती हूँ, said. तो ये वापस inversion है. Sir Ralph quote, it will soon be lighter. So inversion क्योंकि poetic effect के लिए दिया गया है, लेकिन main effect आपको अगर main prose में बोलना होगा तो आप ऐसे बोलेंगे. Next,
फॉर देयर इज dawn of the rising moon. मेटाफर है क्योंकि राइजिंग ऑफ द मून हैज बीन इनडायरेक्टली कंपेयर टू द डॉन विच इज एट्रीब्यूटेड टू द सनराइज. डॉन जो होता है वो सनराइज के लिए होता है, पर यहाँ पे हमने किसको दिया है, राइजिंग डॉन ऑफ द राइजिंग मून को दिया है, इसलिए ये मेटाफर है क्योंकि ये इनडायरेक्ट कंपेयर कर रहा है. राइट. नेक्स्ट, कांस हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर. सी यहाँ पे जैसे बोला था ये पोम में बहुत ब्रिटिश पुराना ये यूज़ हुआ है, इंग्लिश यूज़ हुआ है, तो ये इसमें ऐसी वाली इंग्लिश जिसको बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश ज़्यादा यूज़ हुआ है. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज़ बीन रीअरेंज्ड फॉर अ पोएटिक इफेक्ट. द करेक्ट ऑर्डर शुड बी वन सेड कांस हियर द ब्रेकर रोर. तो ये पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, तो हमें एक्चुअली अगर प्रोज में बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे. एनोमेटोपिया क्यों है कि द word roar denotes the sound of by the breakers roar sound है ना, roar करना, घुराना ऐसा बोलते हैं आप लोग. ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ सीखूँ थोड़ा सा. क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में है, लिखना इंग्लिश में है, पर रोर भी शायद मैंने आपको मीनिंग में दे दिया है. नेक्स्ट, फॉर मी थिंग्स वी शुड ही नियर द शोर. तो ये अब क्या है, श का साउंड, मी थिंग्स, श शोर, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये एलिट्रेशन है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल. तो ये एलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि डब्लू का जो साउंड है वो आ रहा है, नाउ का बाद जो है यहाँ पे वेयर वी. ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि जो हम यहाँ पे नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, उसको अगर हम प्रोज में बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, नाउ आई कैन नॉट टेल वेयर वी आर. राइट. नेक्स्ट वन, बट आई विश वी कुड हियर द इंचकेप बेल. अल्ट्रेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि द क्लोज रेपिटेशन ऑफ द साउंड डब्ल्यू. तो डब्ल्यू का विश है, बाकी कुछ है नहीं, बट आई विश वी कुड, सो वी एंड वी, बाकी कोई भी यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट, दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग. अभी ये एलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो स का साउंड है, स एंड साउंड swell and strong, that's why it is an alteration. Now next, though the wind hath fallen they drift along. ये alliteration है क्योंकि the close repetition of sounds of the का syllable जो syllable है the, जैसे दो, द, had, द, ये आ गया, इसी वजह से दिया गया. हर लाइन का एक मैंने आपको एक फिगर्स ऑफ स्पीच दे दिया है, ताकि आपको अगर गलती से आ भी गया तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन में भी कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट 38, till the vessel strikes with a shivering shock, that is alliteration. The close repetition of the sound sh, that is how shivering and shock. बाकी इसमें कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है. Let's see the 38. 38 हो गया आपका. 39, O Christ apostrophe, a direct address has been made to an entity that is not present. भगवान हमें दिखाई नहीं देते पर फिर भी हम उन्हें याद करते हैं, तो वो ओ क्राइस्ट बोल रहे हैं, मतलब वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहे थे उनको, तो इसके लिए इनको एपोस्ट्रॉफी बोला जाता है. एक्सक्लेमेशन, क्योंकि ये जो मार्क ऑब्वियसली एक्सक्लेमेशन. राइट, इतना आपका हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स. सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर. अब यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, फिगर्स ऑफ स्पीच. एलिट्रेशन है क्योंकि द साउंड्स ऑफ क्या, द क्लोज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट है he cursed himself in his despair. Alliteration क्योंकि the h साउंड आ रहा है, he, her, himself, his, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है. One dreadful sound could the rover hear. Inversion क्योंकि
द रोवर कुड हियर वन ड्रेडफुल साउंड होना चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश में अगर प्रोसिंग लैंग्वेज में बोलोगे आप तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे द रोवर कुड हियर वन ड्रेडफुल साउंड। बट पोएटिक लैंग्वेज है, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या पोएट ने आपको क्या दिया है? वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर। नेक्स्ट 43rd वाला जो लाइन है हमारा वो क्या है? अ साउंड एज इफ विथ द इंचकेप बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। तो ये शायद आपका लास्ट लाइन है। अब लास्ट लाइन में नेल तो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये मेटाफर और एनोमेटोपिया दिया है। क्यों? क्योंकि मेटाफर इंचकेप बेल हैज़ बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू द डेथ नेल। डेथ नेल जो एक बेल बजता है, उसका एक पर्टिकुलर बेल बजता है चर्च में जब किसी की डेथ हो जाती है, उसको नेल बोला जाता है। तो इंचकेप बेल जो है, इंचकेप बेल किस लिए था? लोगों को बचाने के लिए। जो वो बेल बजता तो लोग अपनी डाइवर्शन कर लेते, पर उनका कंपैरिजन डेथ नेल से हो रहा है दैट द रोवर कैन हियर द डेविल रिंगिंग। रोवर जब वो उसकी शिप ये हो जाती, सिंक हो जाता है, डूबने जाता है, क्योंकि वो इंचकेप के बेल नहीं होती है वहाँ पर, तो तब क्या होता है? तब वो डेथ बेल उसको सुनाई देती है। तो वो जो इंचकेप बेल था उसको डेथ बेल सुनाई देती है। इसी वजह से इसको हम मेटाफोर बोलेंगे। ओनोमेटोपिया, क्योंकि द वर्ड रिंगिंग डिनोट्स द साउंड ऑफ द बेल। किसी चीज़ का साउंड बताते हैं तब उसको ओनोमेटोपिया बोला जाता है। इसी के साथ आपका जो 2.3 इंच के बेल जो है उसका अप्रिशिएशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच दोनों ही ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अदर वीडियोस भी जो भी आएंगे आपके अप्रिशिएशन के होंगे, आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के होंगे, आपके प्रोज के होंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी होंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में या इस वीडियो से रिलेटेड या इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया अप्रिशिएशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।